अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। माफ़ी के बदले एक और माफ़ी का मुतालबा, यानी कि दो मुतालबात अब हमारे सामने हैं जिसकी अब हम बात कर रहे हैं। पिछले हफ्ते भी हमने रिएक्शंस के ऊपर बात की, चूँकि DGISPR की जो प्रेसर थी उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी तरफ से आने वाले जो रिएक्शंस थे वो बड़े वाजे थे। फिर उसके बाद अब ये माफ़ी के बदले एक और माफ़ी का मुतालबा पलट कर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज किया है, जब PTI के बानी चेयरमैन यानी इमरान खान साहब ने आज जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से। एक तो उन्होंने हुकूमत के हवाले से भी पेशन गोई कर दी है और वो कहते हैं कि जून या जुलाई में हुकूमत का जो चलना है वो नामुमकिन हो जाएगा। ये किन खदशात के पेश नज़र उन्होंने बात की है और ये जो बातें वो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं उनकी क्या वजूहात हैं, ये भी जानने की इंशाल्लाह कोशिश रहेगी। और दूसरा नाज़रीन, माफ़ी का जो मुतालबा है उसमें कितना वज़न है, और ख़ास तौर पर तब जब PTI को आज एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और वो है मखसूस नशिस्तों के फैसलों के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक डी नोटिफाई कर दिया है तमाम उन दीगर सियासी जमातों के रिजर्व्ड सीट्स के तमाम अरकान को जो कि PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो मिलने थे और फिर उनको ना मिले और फिर वो दीगर जमातों में तकसीम कर दी गई। इन अहवाल से नाजरीन देखते चलिएगा कि क्या मामलात हैं और किन किन सूबों से कितने कितने लोगों का जो है वो नुकसान उठाना पड़ा है किस किस पार्टी को। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब जो अराकीन हैं उनको मुअत्तल कर दिया और नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध असेंबली से PP की सुमिता अफजल सैयद और MQM की मुसर्रत जबीन जो हैं वो उनके नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असेंबली की 8 ख़वातीन अराकीन जो हैं और पंजाब असेंबली से कौमी असेंबली की 11 ख़वातीन अराकीन रुकनीत मुअत्तल की गई उनकी। कौमी असेंबली में 3 अक़लियती जो नशिस्तें हैं उनके अराकीन की जो नोटिफिकेशन था उनको मुअत्तल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से 21 और अक़लियतों के 4 अराकीन मुअत्तल हुई। 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने से मुतालिक केस में पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया था। इसके ऊपर भी हमने भरपूर प्रोग्राम किया था उसी रोज़, और ये उसका बेसिकली एक बैकग्राउंड है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए थे कि सियासी जमातें अपने तनासब से तो नशिस्तें ले सकती हैं, बाकी नशिस्तें उन्हें कैसे मिल सकती हैं। और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि जो काम डायरेक्ट नहीं किया जा सकता वो इनडायरेक्ट भी नहीं हो सकता। कौमी असेंबली में मुस्लिम लीग नून की 14 नशिस्तें कम हुई, कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी की 5 नशिस्तें कम हैं, और जबकि कौमी असेंबली में इस डी नोटिफिकेशन के बाद JUI फे की 3 नशिस्तें कम हो गई हैं। इन तमाम अहवाल से नाजरीन बात करेंगे, और जो 9 मई के अहवाल पर जो अब एक दोनों इतराफ़ दोनों पार्टीज़ एक दूसरे से माफ़ी का मुतालबा कर रही हैं। पार्टी से मेरी मुराद ये है कि दोनों साइड्स आप उनको कह लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंड एज़ वेल एज़ DGISPR की जो बातों में जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी यही मुतालबा हुआ है। बानी PTI का मुक़तदरा हलकों से माफ़ी का मुतालबा। नाजरीन कुछ सवालात भी उठाएंगे इस हवाले से। PTI रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बानी PTI ने रद्द अमल में कहा है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे बल्कि माफ़ी उनसे मांगी जाए। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बानी PTI ने कहा है कि हमने 9 मई की मजम्मत की है, तहकीकात जुडिशल कमीशन के जरिए की जाए, यानी अपने वही मुतालबे को वो दोबारा दोहरा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मुज़ाकरात से मुतालिक ना कोई पेशरफ्त है, ना किसी किस्म का कोई पैगाम भेजा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि धांधली के नतीजे में जो मैंडेट आया उसके बाद 2 रास्ते हैं, या तो कह दें कि धांधली की है, और अगर धांधली नहीं की अवाम ने आपकी 9 मई के बयानिए को मुस्तरद कर दिया है। अब अहम सवालात नाजरीन जो उठते हैं वो कुछ यूँ हैं कि 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन क्या बनेगा, PTI का CCTV फुटेज मंजर आम पर लाने का मुतालबा मंजूर होगा, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं CCTV फुटेज लाई जाए। क्या ताकतवर हलकों का 9 मई में मुलव्वस अफराद की सियासत से दस्तबरदारी का मुतालबा जायज़ नहीं, और 9 मई से मुतल्लिक सज़ाओं का अज़म किन बड़े सियासी रहनुमाओं का मुस्तकबिल दाव पर लगा देगा, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि 9 मई में जो मुलव्वस लोग हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। कौन से बड़े सियासी रहनुमा हैं जिनके ऊपर ये तलवार लटक रही है। और नाजरीन रहनुमाओं के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने रहनुमा हैं, क्या तहरीक इंसाफ अपने रहनुमाओं के 9 मई वाले रोज़ के जो ऑन रिकॉर्ड बयानात हैं उनको झुटला सकती है या नहीं। ये तमाम तर कुछ ज़रूरी सवालात हैं जो कि इससे उठते हैं। आज इंशाल्लाह प्रोग्राम में ये तमाम हम उठाएंगे, और सुनिएगा नाजरीन इस पूरे मामले पे बैरिस्टर गौहर ने जो बात की है वो सुनिएगा कि उन्होंने किन एग्जैक्टली अल्फाज में ये माफ़ी बमुकाबला माफ़ी का मुतालबा किया है। आपने कहा है कि मेरे से माफ़ी मांगी जाए,
बजाय इसके कि मैं किसी इवेंट पे माफ़ी मांगूं। जी नाज़रीन, इन अल्फाज में माफ़ी का मुतालबा किया गया है। क्या ये मुतालबा सुना जाएगा या नहीं? आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी बात करेंगे। हुकूमत कह रहे हैं कि उनकी जो कमेटी है उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी कर दी हैं जो मुजाहिरीन है उनको रिलीफ देने के लिए, मुआशी रिलीफ देने के लिए। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके ऊपर भी कह रहे हैं कि भाई हर मामले का, हर उलझन की सुलझन यही है कि खान साहब को रिहा किया जाए। वाकई क्या ये बात सही है? आफ्टर अ ब्रेक इन तमाम उमूर पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत ज़रूरी मामलात पे फौरी तौर पे मैं अपने मौजूद मेहमानों की तरफ जाती हूँ। आज इंशाल्लाह तमाम पार्टी से हमारी कोशिश है कि जो आरा है वो शामिल गुफ्तगू हो और हर पार्टी अपने अपने तौर पर क्या यकीन रखती है, और ये 9 मई वाले वाक़े पर भी और ज़ाहिर है दीगर मामलात पर भी, क्योंकि सियासत इस वक्त किस सिमत में जा रही है ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए जनाब हाफिज़ हमदुल्ला, JUIFA के माशाल्लाह सबसे प्रोमिनेंट आइट से रहनुमा और तमाम मामलात को बड़ी कुर्बत से देखते रहे हैं। अभी मौजूदा भी जो हाल अहवाल हैं उनमें भी और इससे पहले भी। आपको बहुत खुश आमदीद हाफिज़ साहब। शुएब शाहीन साहब नाजरीन मुझे ज्वाइन करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माशाल्लाह स्टॉलवर्ट हैं। इलेक्शन भी लड़ चुके हैं यहीं इस्लामाबाद से, बल्कि यहीं के गिरदो नवा से। आपको भी वेरी वार्म वेलकम। लीगल भी अफेयर सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माशाल्लाह शुएब साहब देखते हैं। और इन निसार खोड़ो साहब मुझे शॉर्टली ज्वाइन कर रहे हैं। ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा स्टॉलवर्ट ऑफ द PMLN मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और उनको अब मैं खुश आमदीद कर सकती हूँ। जी ताहिरा साहिबा, आपको भी बहुत बहुत वार्म वेलकम। आपको देख के बहुत खुशी हुई काफ़ी वक्त बाद। बात का आगाज़ मैं हमदुल्ला साहब आपसे करूँगी। हाफिज़ साहब आप बताइएगा, अब तो आप लोग खासे एक पेज पर आ गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो ये जो मुस्लिम लीग नून वाले भी कोशिशें भरपूर कर रहे हैं मौलाना साहब को अपनी तरफ राग़िब करने की। मौलाना साहब ने अपने पिछले इंटरव्यू में कहा मुझे सेनेट चेयरमैनशिप भी ऑफ़र की गई लेकिन मैंने ठुकरा दी। तो बताइएगा ये उसूली मौक़िफ़ है जो आप समझते हैं कि आपने पिछले तमाम जो गिले शिकवे से थे वो PTI के साथ आपने भुला दिए हैं, और जो आपके बहुत करीबी इत्तेहादी थे यानी कि मुस्लिम लीग नून, उनसे आपकी राहें जुदा हैं अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुना बीबी। देखिए बात यह है, बात जमीयत उलमा इस्लाम को अगर आप उनकी मौक़िफ़ को ज़रा माजी की तनाजुर में भी देखिए और हाल को भी देखिए, फिर आप उससे नतीजा अखज़ कर सकती है। जमीयत उलमा इस्लाम का रोज़ अव्वल से 25/18 का इलेक्शन जब हुआ तो सबसे पहले दांधली का मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया और फिर दांधली के ख़िलाफ़ स्ट्रगल का ऐलान भी किया, यहाँ तक कि हाउस में से इस्तीफ़ा देने का भी ऐलान किया। ये अलग बात है कि उससे अपने दोस्तों की वजह से हमने अपने मौक़िफ़ से थोड़ा पीछे हट के हाउस चले गए, इस्तीफ़ा नहीं दिया, या दीगर पार्टियों की जैसे PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, लेकिन स्ट्रगल हमने चलाई। तकरीबन सितंबर 2020 तक जमीयत उलमा इस्लाम में तनहा मिलियन मार्च किए पूरे पाकिस्तान में। फिर 20 सितंबर 2020 को PDM बनी, फिर PDM की क़ियादत मौलाना साहब ने की। बीच में PDM से 2 पार्टियां निकल गई, पीपल्स पार्टी और ANP। 8 पार्टियों की PDM रही। उसकी क़ियादत मौलाना ने की। हालांकि आप मीडिया वाले सब आप तर्जुमान रहे, ये सारे कहते थे कि PDM ख़त्म, लेकिन नतीजा ये हुआ कि तारीख अदम इतिमाद के ज़रिए एक हुकूमत ख़त्म हो गई, PDM हुकूमत में आई। एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये सब कुछ स्ट्रगल हमारा था दांधली के ख़िलाफ़। लेकिन जब 8 फरवरी का 2024 का इलेक्शन हुआ, फिर आप रिकॉर्ड उठा के देखिए तो सबसे पहले 14 फरवरी को गालिबन या 15 फरवरी को 8 को इंतखाबात होते हैं। 15 फरवरी को मौलाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपनी पार्टी के फैसलों का ऐलान करते हैं, और इसमें मेन पॉइंट ये है कि हम 8 फरवरी के इंतखाबात को मुस्तरद करते हैं और इसके ख़िलाफ़ हम तहरीक चलाएँगे। ये दांधली हुई है, और ये बात भी की कि दांधली किसने की और किसके लिए की ये भी बताया गया खुल के मौलाना साहब ने। आज आप देखते हैं 2 तारीख को गालिबन नहीं 20 अप्रैल को हमारा हुआ पशीन में अवामी असम्बली के नाम से, क्योंकि हमने कहा कि ये असम्बली अवाम की असम्बली नहीं है जो इस्लामाबाद में पार्लियामेंट है। ये अवाम की मैंडेट हासिल करके ये वो असम्बली नहीं है, असल असम्बली वो है जो हम लगाएंगे पूरे मुल्क में। तो 20 अप्रैल को हमने असम्बली लगाई पशीन में। 2 मई को असम्बली का इनेकाद किया अवामी असम्बली का कराची में।
और परसों तरसों आपने देखा होगा पेशावर में हमने अवामी असम्बली का वो इज्तिमा आपने देख लिया। अभी मुजफ्फरगढ़ में हमारा अवामी असम्बली है तकरीबन 1 जून को। तो लिहाजा ये वो तहरीक है, ये तहरीक हम न मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ चलाएँगे न पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ चलाएँगे। ये तहरीक हम उस धांधली ज़दा सिस्टम के ख़िलाफ़, उस बोसीदा सिस्टम के ख़िलाफ़ जिस इलेक्शन के प्रोसेस के पीछे पस पुष्ट पर्दे के पीछे जो क़ुव्वत है उसको हम ये शऊर या आगाही आवाम को देंगे कि ये इलेक्शन नहीं था। और बल्कि बहुत दिलचस्प बात आपने की है, मैं भी शोएब शाहीन साहब की तरफ जब ये मामला ले जाऊंगी, आप 2022 का भी हाफिज साहब क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं, जो कि जिसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी ज़ाहिर है ये मौजूदा सिस्टम है, और उस वक्त सबसे बड़े जो उसके लूज़र थे वो यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। ये जो आप मिलाप है या अब ये कोलिशन है ताहिरा साहिबा, ये ठीक नहीं है असेंबली, और इतना जैसे कहते हैं नोबल काम करने जा रही है JUI फे। आपको तो लबैक कहना चाहिए था मौलाना साहब की इस आवाज़ पे कि पूरे सिस्टम को, पूरे निज़ाम को ठीक करना है। मैं एक बात कर रहा हूँ, एक बात। और ये अज़म शायद आपने भी उठाया था। मौलाना साहब ने पहले दिन ही नवाज शरीफ साहब को कहा, हाँ, और पीपल्स पार्टी वाले भी आए, PTI वाले भी आए, PMLN वाले भी, सबको कहा कि आप सब आए हमारे साथ अपोजिशन में बैठे। PTI तो ऑलरेडी है अपोजिशन में। मियाँ साहब को भी कहा असेंबली की फ्लोर पर कि आइए आइए। देखिए अगर आप कहते हैं कि ट्रेजरी बेंचेस तो खाली, मैं अभी आ रहा हूँ ना, अगर आप ये कह रही है कि धांधली नहीं हुई है, जो भी कह रहा है कि धांधली नहीं हुई है, तो आवाम ने जिसको वोट किया है आप असेंबली उसके हवाले कर दें। निकले से अगर आप 3 महीने के बाद निकलेंगे या 6 महीने के बाद निकलेंगे तो अभी से निकले। 180 नशिस्तों वाला क्लेम ठीक है, दुरुस्त है PTI का? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो ये अपनी मौक़िफ़ नहीं है मेरा। मैं ये कह रहा हूँ कि PMLN भी कह रही है कि धांधली नहीं हुई है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि धांधली नहीं हुई है, एस्टेब्लिशमेंट भी कह रही है कि धांधली नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है कि आवाम ने मैंडेट किसको दिया है? PTI को दिया है। तो एक्सेप्ट करें ना, एक्सेप्ट करें। ताहिरा साहिबा, अब बहुत नोबल कॉज है, पूरे निज़ाम को तब्दील करने निकलें, एक दफ़ा निज़ाम ठीक होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बड़े गौर होश से मौलाना हम्दुल्लाह साहब की बातें सुनी। बात यह है कि अवाम जब अपना मैंडेट देती है, अपना वोट पोल करती है, तो ये एक पूरा प्रोसेस है, इस पर बड़ा वक्त लगता है, बड़ा अरसा दरकार होता है, अदारे इन्वॉल्व होते हैं, इलेक्शन कमीशन सबसे बड़ा ज़िम्मेदार होता है। और जब ये इलेक्शन मार्ज वजूद में आता है, ये तो 2018 में भी हुआ था इस तरह कि जहाँ जो पार्टी जीत जाती है वो कहते हैं यहाँ इलेक्शन फेयर हुआ है, यहाँ कोई धांधली नहीं हुई। और जहाँ कोई सीट हार जाते हैं, अब कराची में एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था पिछली गवर्नमेंट में, जहाँ वो सिर्फ एक सीट हारे थे जो पीपल्स पार्टी ने जीती थी, कादर खान मंदूखेल ने, बाकी तमाम सीटें PTI जीत गई थी। वो एक सीट को वो यही शोर मचाते रहे पूरा अरसा कि हम ये नहीं मानते इस सीट का इलेक्शन का नतीजा, क्योंकि यहाँ पर कादर मंदूखेल जीता था, पीपल्स पार्टी से हमारा बंदा हार गया। तो ये तरीका ये भी नहीं होना चाहिए जमहूरियत में कि जहाँ आप हार जाएं वहाँ आप कहें जी ये तो जाली मैंडेट हो गया है और ये धांधली हो गई है, और जहाँ आप जीत जाएं वहाँ कहीं यहाँ इलेक्शन फेयर है। डस्का में 2 दफ़ा इलेक्शन हमने किया, वहाँ नौशीन इफ्तिखार हमारी कैंडिडेट थी। एक दफ़ा भी हुआ कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे वो नताइज लेके सुबह तक पहुँचे नहीं, हमें नताइज मिले, जिन्होंने कहा जी धुंध इतनी है कि हम पहुँच नहीं सकते। जी, धुंध ज़्यादा इलेक्शन, बहुत मशहूर इलेक्शन था, बहुत मशहूर इलेक्शन था। एक खातून इलेक्शन लड़ रही थी, नौशीन इफ्तिखार साहबा, उसके वालिद ज़ारिर शाह साहब जो थे, इफ्तिखार शाह साहब, वो हार गए थे, जीत गए थे इलेक्शन उस सीट से, उनका इंतकाल हो गया। तो फिर उसके बाद उनकी बेटी को टिकट मिला, नौशीन इफ्तिखार साहिबा को, वो इलेक्शन जीत गई, लेकिन उसके नताइज कुछ और थे। वो दोबारा इलेक्शन री इलेक्शन हुआ। एक औरत के लिए एक इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल होता है, ना वो वसाइल होते हैं, ना वो माली हालात होते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी हिम्मत की उस लड़की ने, और उसने अपने वालिद की जगह दोबारा कॉन्टेस्ट किया डस्का से, और एक लीड लेके वो जीती। अभी भी वो इलेक्शन जीत के असेंबली में आई हैं, ये 2023 वाला भी। तो ये होता है कि जिस वक्त जहाँ जो इलेक्शन होता है उसके लिए हिम्मत रखनी चाहिए, और हमें ये हौसला। साहिबा 2018 वाला भी क्लेम गलत हुआ ना, क्योंकि उस वक्त आप लोग सबसे बड़े इस बात के आप क्लेम करते थे, आप इसके क्लेमेंट थे
कि वो लेकिन हमने इलेक्शन है, तो शायद वो भी आप फिर इसीलिए करते हुए हमने ये कॉल कभी नहीं दी कि हम धरना देंगे, हम एहतजाज देंगे करेंगे, हम मुजाहरे करेंगे, हम लोगों के रास्ते बंद कर देंगे, हम डी चौक बंद कर देंगे। हमने ये ऐसा तो मौलाना साहब भी अभी कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं। मौलाना साहब की बात मैं नहीं कर रही, इत्तेहाद है नहीं, मैंने मौलाना साहब की तो बात की नहीं। उनके तो बड़े अच्छे ताल्लुकात है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ भी, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी, और वो बड़े ज़ीरक सियासतदान है। मैं बात कर रही हूँ उस सियासी जमात की जिन्होंने डी चौक पे धरने दिए, जिन्होंने पता नहीं क्या क्या मुजाहरे किए, और जिन्होंने अवाम के रास्ते बंद किए, स्कूल बंद कराए। फैज़ाबाद धरना भी बड़ा मशहूर था। मसला ये है कि ये इलेक्शन जो है जमहूरियत के लिए, जब कहीं किसी भी जगह इलेक्शन होता है अवाम वोट डालती है, और हम उस नताइज का पहरा भी देते हैं कि ये नताइज के कागजात हम लेके उठेंगे। अब उसके बाद अगर पीटीआई को अक्सरियत मिली है, जैसा कि मेरे भाई ने कहा, तो वो हुकूमत बनाते, तो अपोजिशन में क्यों बैठ गए? क्या सही बात है, ये बात भी ठीक है। हुकूमत बनानी चाहिए थी ना, उन्होंने 2 कदम आगे पार्टी ने तो ऑफर की थी उनको कि हम आपके साथ ऑफर की थी कि हम आपके साथ हैं। उन्हें डायलॉग्स मुज़ाकरात की ऑफर हमने भी की थी। लेकिन वो ये कहते हैं कि उनकी सीटें उतनी नहीं आप लोगों ने शो की, वो 45-47 वाला तनाज़ा आ गया। देखिए, सीटें शो हमने नहीं करनी, ना पीपल्स पार्टी ने करनी है, ना मौलाना साहब को करिए। ये काम है इलेक्शन कमीशन का, जो ECP अदारा है, इस चीज़ का मजाज है। और अदालतें भी खुली हैं, कोर्ट्स भी खुली हैं, हाई कोर्ट्स भी, सुप्रीम कोर्ट भी। जिन्हें जो रिजर्वेशंस थे वो वहाँ अदालतों के दरवाजे खुले हैं, वो वहाँ जाके अपना क्लेम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर अवाम किसी को मैंडेट देती है, तो हमने भी ये कहा था कि आए कोलिशन गवर्नमेंट, पहले भी 16 महीने कोलिशन गवर्नमेंट ही रही थी। जब इमरान खान साहब ने चलती हुई हुकूमत को, तब क्या मुसीबत थी, नेशनल असेंबली उन्होंने तोड़ी, सूबाई असेंबली KPK में उनकी गवर्नमेंट थी तोड़ी, पंजाब असेंबली में उनकी हुकूमत थी, बुजदार साहब चीफ मिनिस्टर थे। इलेक्शन कराना चाहते थे ना उनको, आप लोग आपके रहनुमा कहते थे कि मैं वैसे निसार खोड़ो साहब भी हमारे साथ हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि, हमने हमेशा ये कहा कि जमहूरियत को चलने दिया जाए, 5 साल का मैंडेट जिनके पास है वो करे हुकूमत। उन्होंने पे दर पे खड़े होकर हाउस में कहा, ये मौलाना साहब भी मौजूद होते थे, कि हमारे खिलाफ तो कोई अदम एतमाद ला ही नहीं सकता, इनके पास तो बंदे ही पूरे नहीं, इनके पास वोट ही नहीं है, ये सिर्फ बड़के मारते हैं। ये इमरान साहब खुद खड़े होकर हाउस के फ्लोर पे कहा करते थे बतौर वज़ीर आज़म। जब हमने उन्हें कहा कि माशी इस्लाहत के लिए मिल बैठ के हम डायलॉग्स करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं तो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को मानता ही नहीं। वो ना अपोजिशन को मानते थे, ना उन्हें हुकूमत का तरीका आया करना, ना वो एक किरदार मुस्बत अदा कर सके, ना दूसरा, ना वो 5 साल तक अपनी गवर्नमेंट को लेके आगे चल सके। तो जमहूरियत के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि हम दूसरी जमातों को भी साथ शामिल करें, लेके चलें, उनका मैंडेट भी तस्लीम करें और अपना भी बनवाएं। मैं खोड़ो साहब की तरफ से मामला ले जाऊं, हाउस के अंदर बैठने का, क्योंकि अब आपकी भी यही तजवीज़ है कि इनका मैंडेट नहीं है, और ये बात गलत नहीं है, क्योंकि निसार खोड़ो साहब पीपल्स पार्टी ने तो वाक़तन प्रपोज किया था ना ये PTI को कि हम आपके साथ मिलकर हुकूमत बनाते हैं, और PTI नहीं मानी, उन्होंने आपसे बातचीत नहीं की। तो अब ये बताइएगा, अब ये PTI वाले ये कह रहे हैं कि 9 मई की हमसे माफ़ी ना मांगी जाए, हमसे मुतालबा ना किया जाए माफ़ी का, बल्कि हमसे उल्टा माफ़ी मांगी जाए। आज बैरिस्टर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो कहते हैं सारा मामला शुरू उस वक्त से हुआ कि खान साहब को गलत अरेस्ट किया गया, और उसके बाद से फिर ये तमाम हंगामा आराई हुई, जो कुछ हुआ, तो वो जो गैर कानूनी अरेस्ट था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उसकी माफ़ी मांगी जाए। PTI का मुतालबा दुरुस्त है सर? देखें, आपने बात यहाँ से शुरू नहीं की, आपने बात और शुरू की, आप 9 मई तक ले आए। गलत केस में किसी ने पकड़ा हो या सही केस में किसी ने पकड़ा हो, मुझे किसने इजाज़त दी है कि मैं तोड़ फोड़ करूं? मैं कोई, हम सब इंसान हैं और इमरान भी इंसान है, वो कोई दूसरी मखलूक नहीं है। वो खुद कहता था कि कानून हर एक के लिए एक जैसा होना चाहिए। इनको गलत केस में पकड़ा तो कोर्ट उसका जवाब दे देगी, उसको छोड़ देगी। मैंने खुद सुना था इमरान खान के मुंह से, उसकी वीडियो मैसेज मैंने सुनी, कौम ने सुनी। उसने कहा था कि ये हुकूमत मुझे किसी गलत केस में पकड़ने जा रही है, मैं आप लोगों से, अवाम से पता नहीं कब कोई खिताब कर सकूं कि न कर सकूं, आपसे इस्तदा करता हूं कि आप निकलो और हकीकी आज़ादी के लिए निकलो। ये अरेस्ट होने से पहले का बयान है, ये अरेस्ट होने से पहले का बयान है। सही, दुरुस्त और बात फिर है। उसके इस वीडियो मैसेज, एक मिनट सुन लें आप।
फिर उस वीडियो मैसेज पर हंगामा हुआ, ठीक है। कोर्ट ने फैसला बाद में किया कि जी उसको गलत गिरफ्तार किया गया या सही गिरफ्तार किया, ये बात की बात है। लेकिन मुझे किसने इजाजत दी है कि मैं इस तरह से करूं? इसलिए इमरान खान 9 महीने के वाक़े से बरिल जमा नहीं हो सकता। उसके कहने पे लोग निकले, उसके कहने पे उनके मिनिस्टर निकले, उनके वर्कर निकले, जाने बूझे चेहरे दिखाई दिए। ये सब उनके कहने के बाद हुआ। 9 तारीख की गिरफ्तारी से उसका क्या ताल्लुक है? गिरफ्तार तो हुकूमत ने किया, गलत केस में भी कर सकती है। लेकिन आपने कानून को हाथ में क्यों लिया? थोड़ा सा तो ये है एक सवाल इस पे बड़ा अहम है। हाफिज अब्दुल्ला साहब अभी हमारे साथ हैं। एक सेकंड मेरी बात पूरी सुन लें। गलत केस में तो भुट्टो साहब को भी गिरफ्तार किया गया था। अच्छा, फिर भुट्टो साहब ने ये कहा था कि मुझे गलत केस में गिरफ्तार करने जा रहे हैं, इसलिए जाओ तोड़ फोड़ करो, ये कहा था भुट्टो साहब ने। सही बात, सही मवाज़ना है, ठीक है। कुछ समझ की बात करें। थोड़ा सा ये बताएं, ये आपसे अर्ज है। हाफिज अब्दुल्ला साहब भी हमारे साथ हैं। कहने का मकसद ये कि वो कह रहे हैं भाई धांधली तो हुई और उनकी सीटें, उनकी नाहक जो है वो सीटें वो किसी और को दे दी गई और उनकी जो हक की सीटें थी वो उनको ना मिली। तो ये बड़ी अहम बात है। मतलब ये आपको पता है JUI फे तो सबसे बड़ी क्रिटिक हुआ करती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और मौलाना साहब दोनों एक दूसरे से के ऊपर आपको पता है कि किस तरह के बयान देते थे। तो वो कहते हैं हम कितने जायज हैं कि हमने अपने आर्च ओपोनेंट को भी अपने साथ मिला लिया है। हमारी बात तो इतनी जायज है आजकल। जवाब तो सुन नहीं रही आप, तो सवाल मेरा सुन नहीं रही, जवाब मेरा सुन नहीं रही। जवाब आपसे यही सवाल ही पूछे सर, इसी किसका जवाब फरमाएं। बिल्कुल फरमाएं जनाब आली, आपने सवाल कर दिया, मैं बोलता रहा जी। जवाब तो सुने, लेकिन आप अपनी बात कहते रहे। मेरा जवाब आपने सुना नहीं। जी मैं जवाब आपसे बात ये है। अब बात ये है, सुन तो ले आप, सुन तो ले भाई। मैं ये कह रहा हूं कि इनको रिजर्व सीट्स की मार पड़ी हुई है कि जी रिजर्व सीट्स हमें क्यों नहीं मिल रही। हम कह रहे हैं कि आपको इलेक्शन रूल्स के तहत ये मिल नहीं सकती, क्योंकि आपने पहले दरख्वास्त की ही नहीं थी। आपने अपना निशान तो गंवाया अपनी वजह से, जिस वजह से भी गंवाया हो सो गंवाया हो, लेकिन आपने फिर आज़ाद तौर पर इलेक्शन में खड़े हुए। आज़ाद का मतलब आज़ाद है, आपका सर्टिफिकेट हो न हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज़ाद को आज़ाद ही कहा जाएगा। सही। आप जीत के आए, जितने भी जीत के आए, एक मिनट, जीत के आए जितने भी जीत के आए, उसके बाद आपने एक ऐसी जमात के साथ इल्हाक किया, एक ऐसी जमात में आप शामिल हो गए जिसका जो खुद का जो लीडर है वो भी आज़ाद हैसियत में खड़ा था। यानी कोई लिस्ट उन्होंने, प्रायोरिटी वाली लिस्ट उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दी नहीं थी। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि सारे मुल्क में ये चीखो पुकार चल रही थी कि इलेक्शन कमीशन को आज़ाद करो। आज़ाद इलेक्शन कमीशन है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, पूरी तरह से अथॉरिटी वाली इलेक्शन कमीशन है, उसने अपने रूल्स भी बनाए। हमने भी सोचा था सिर्फ एक बंदे का नाम भेज देते हैं, एक बंदी का नाम भेज देते हैं, लेकिन फिर उन्होंने बाकायदा हमसे कहा कि फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये 3 दिन है, आप इन 3 दिनों में अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जमा कराएं इलेक्शन से पहले, टिकट देने से पहले। बाकायदा हमसे कहा गया था कि जी आप, बेहतर है कि आप अपनी जमात की वो लिस्ट जो बनती है वो प्लीज आप पहुंचा दें ये टिकट विकेट मिलने से पहले। ठीक है जी, टिकट के फैसले बाद में करते रहिएगा, लेकिन ये फलां तारीख से फलां तारीख तक 3 दिन उन्होंने दिए थे कि जी लिस्ट पहुंचाओ। इन्होंने नहीं पहुंचाई। अब ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में पहुंच गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अपने तौर पर इलेक्शन में खड़ी थी या नहीं थी, लेकिन मुझे ये पता है कि उनके जो लीडर थे वो आज़ाद हैसियत में खड़े थे, तो जाहिर है फिर उन्होंने कोई और लिस्ट दी ही नहीं थी। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को शायद ये भी अंदाजा नहीं था कि ठीक हो गया। आपने उसके ऊपर भी बड़ी अपनी तफसीली बात आपने फरमाई कि ये किस तरह से ये सीटें डिजर्व ही नहीं करते थे, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तो कोई मखसूस नशिस्तों की लिस्ट थी नहीं। दूसरी बात, फिर मैं सवाल ये अब मैं सवाल ये पूछता हूँ, मुझे भी सोचने का मौका दें। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को आज़ाद रहने दोगे या नहीं दोगे? आप इलेक्शन कमीशन को आज़ाद रहने दोगे या नहीं? पीटीआई से सवाल बनता है ना, इलेक्शन कमीशन में लड़ोगे कि नहीं?
पीटीआई से गिला बनता है, उन्हीं से सवाल भी बनता है आपका। सवाल कर रहा हूँ, मैं उन्हीं से सवाल कर रहा हूँ, मैं उन्हीं से सवाल कर रहा हूँ, आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ। मैं उनसे कह रहा हूँ भाई आप इलेक्शन कमीशन में अपना केस क्यों नहीं लड़ते? शुएब शाहीन साहब जवाब दें सर, सवाल में तो बड़ा दम है। वो कहते हैं आप इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार एक तरफ कहते हैं आप होना चाहिए, लेकिन आप खुद ही हैं जो उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। शुएब साहब, आपने सुना है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कभी मखसूस नशिस्तों की तो लिस्ट ही नहीं दी, तो फिर दूसरों को मिल गई, तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? निसार खोड़ो साहब की आपने बात सुनी है। इन्होंने इनका जो ईएमएस सिस्टम था, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, वो मुझे बताएं कि उनके यहाँ प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स ने वो सारे के सारे उन्होंने वो भेज दिए, क्या नाम है, रिजल्ट्स। इन्होंने वो रिजल्ट्स उठा करके भेज दिए, उनको दे दिए मीडिया को। उसके जरिए हम 180 सीटें से ज़्यादा जीत रहे हैं। आज ईएमएस का सिस्टम ये हमें दे नहीं रहे, उसके स्नैपशॉट्स ही नहीं दे रहे, और जो एक्चुअल रिजल्ट था, जो फोर्जरी की है रिटर्निंग ऑफिसर्स ने वो उठा करके वेबसाइट पे अपलोड कर दिए। असर वाले उन्होंने अपलोड वो दे ही नहीं रहे हमें। तो अगर वो मुजरिम बन जाएं, अगर वो जराइम की हम आजगा बन जाएं, वो तो आपकी रिजर्वेशन हुई जनरल इलेक्शन को लेकर ना सर, वो कह रहे हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से तो नाम नहीं दिया था ना सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने, उन्होंने तो रिजर्व सीट्स के लिए अपनी किसी खवातीन का नाम नहीं दिया था। अब आप आ जाए मखसूस नशिस्तों के हवाले से। मखसूस नशिस्तों के हवाले से पहले तो आर्टिकल 51 को पढ़ लें। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर भी अभी शॉर्ट आर्डर आ गया है, वो बड़ा वाज़ेह है। जो एक प्रोपोर्शनेट शेयर होता है कि जब भी कभी कोई पार्टी जितनी सीटें लेती है उस हिसाब से उनकी मुंतखब जो खवातीन और जो मिनॉरिटीज है उनका वो ड्यू शेयर होता है। वो शेयर जो है वो उसको मिलेगा जिसका जितना वो सीटें लेकर आया होगा। मुझे पहला सवाल तो ये है कि जितनी सीटें इनको मिलनी थी वो मिल गई। ओवर एंड अबव सीटें कोई खैरात है या कोई तोहफा है या ये जो इलेक्शन कमीशन अपनी जेब से दे रहा है उठा करके बाकी सीटों को दे दो। यानी केपी में जैसे एक सीट है, जिसके पास एक सीट है, उनको कहा इनको 4 सीटें मजीद दे दो। आजकल जो इत्तेहादी है ना यानी जेयूआई फे, उनको भी निशिस्तें मिली थी रिजर्व, और उनकी भी 3 निशिस्तें गई हैं इस फैसले के नतीजे में। जी मैं वही कह रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ कि जिसकी एक सीट थी ना, एक सीट केपी में, उनको कहा जी 4 सीटें इनको फालतू दे दो। ये कोई खैरात है या कोई किस तरह बांट रहे हैं आप? ये नहीं हो सकता था, इस तरह मुमकिन नहीं था। दूसरी बात यह है कि हमें क्यों नहीं मिल सकता? हम जीते हुए लोग हैं, हमने अपनी मर्जी से कहा था कि हम इंडिपेंडेंट हैं। हमें तो आपने उठा करके आखिरी रात बल्ले का निशान हमसे छीन लिया, सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन ने मिली भगत करके। दूसरे नंबर पे आपने क्या किया हमारे साथ? हमने नजरियाती का कागज जमा कराने की कोशिश की। आधे घंटे के अंदर इलेक्शन कमीशन ने कहा इनके वो रिजेक्ट कर दें, कोई भी तस्लीम ना करें इनकी टिकट। फिर हमें कहा गया कि जनाब उस नजरियाती वाले को उठा भी लिया, उसको उसी वक्त और जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी। अगर आपने एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को इतना कॉर्नर करने के बावजूद, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, 180 से ज्यादा सीटें जीती हैं, उनके फॉर्म 45 में आपने तब्दीली कर दी। मेरी हल्का आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ, 1,05,000 वोट मैंने लिया है, सारे मीडिया हाउसेज में ठीक हो गया। ये बहुत अहम आपने सवालात पलट के उठाए हैं। आपने उन तमाम तर सोहबतों का भी जिक्र किया है कि आप कह रहे हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें सामने आई। लेकिन हमदुल्ला साहब इसका जवाब आप फरमाइएगा। 9 मई तो किसी ने नहीं कहा ना करने को, किसी ने इजाज़त नहीं दी। ये भी खोड़ो साहब की बात बड़ी अहम है। और अभी तायरा साहिबा जैसे कह रही हैं कि बहुत अच्छे रवाबित अभी भी हैं मुस्लिम लीग नून के और मियाँ साहिबान के मौलाना साहब से। तो ये वाली भी एक चीज़ है ना सामने कि अभी भी आप क्लेम कर रहे हैं 2022 का क्रेडिट कि आपने इन लोगों को नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हटाया। ये लोग तो अब फिर वही लोग हैं, कोई मतलब तब्दील तो नहीं हो गए आपके ख्याल में, या तो हो गए? देखिए बात यह है कि जहाँ तक आपने 9 मई की बात की और फिर दूसरी बात आपने मियां नवाज शरीफ साहब से या PMLN से जेयूआई की ताल्लुकात की बात की और PTI के साथ कुर्बत की, 3 बातें आपने की। देखिए 9 मई के बारे में जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, बार बार दोहराने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। 9 मई की हमने पहले भी मज़म्मत की, आज भी हम मज़म्मत करते हैं। लेकिन अगर एक तरफ हम ये कहते हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन धांधली नहीं है, साफ और शफाफ इलेक्शन है, तो फिर 9 मई का बयानिया कहाँ चला गया? इसका मतलब ये है कि आवाम ने 9 मई की बयानिए से इत्तेफाक नहीं किया। ठीक है ना? ये जमीयत उलमा इस सवाल का जवाब कोई दे। एक बात। दूसरी बात ये है 9 मई किसने किया, किसने करवाया?
जिसने किया उसका नाम तो लिया जा रहा है, जिसने करवाया वो कौन थे? अगर आप कहते हैं कि करवाने वाला बानी पीटीआई है, वो पर्दे के पीछे बैठे थे, तो फिर वो जो आप कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट में फ़ौज में कुछ हाजिर सर्विस ऐसे लोग थे, हाँ। जो वो इसमें, ये तो प्राइम मिनिस्टर भी बयान दे चुके हैं, जो इसमें उनको भी सज़ा मिली है या वो भी मार्शल मिलिट्री कोर्ट में बगावत कर रहे थे वो और उसमें मुलव्विस थे। अच्छा, अगर वो है उसके नाम क्या थे, कौन कौन थे, आवाम को बताया जाए। दूसरी ये बताया जाए कि वो इस साजिश का हिस्सा थे, जो मिलिट्री सर्विस में थे ब्यूरोक्रेट, वो इस साजिश का हिस्सा थे जो कुछ 9 मई को हुआ, या उन्होंने गफलत की जिम्मेदारी निभाने में। राइट, ब्रेक का भी मुझे फौरी तौर पर कहा जा रहा है। नाज़रीन, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आते हैं इन्हीं तमाम बातों पे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हाफिज साहब, आप ब्रेक से पहले जो बात फरमा रहे थे वो भी करें मुकम्मल, लेकिन साथ ये भी बताएं कि ये जो पीटीआई चेयरमैन या खान साहब की अब रिहाई का जो मुतालबा है, आप उसको बिल्कुल फुल थ्रॉटल सपोर्ट करते हैं कि वो रिहा होंगे? तो जिस पीटीआई ने जिसने की है उन सबको जेल में होना चाहिए, उसके खिलाफ केसेस होनी चाहिए, लेकिन उनमें से ऐसे लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो बड़ी जुमा हो जाते हैं। दूसरी पार्टी जो, तो लिहाजा ये तजाद क्यों है, सही, ये मेयार क्यों नहीं है, ये मुतवाज़न रवैया क्यों नहीं है केसेस में और फैसलों में, इसका जवाब देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने मियाँ साहब से हमारे ताल्लुकात की बात की, बिल्कुल मौलाना साहब की मियाँ साहब से अच्छे ताल्लुकात हैं, मुस्लिम लीग की क़यादत से अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन मियाँ साहब के सामने मौलाना साहब ने जो मौक़िफ़ सामने रखा है, बड़े मियाँ ने उसके साथ इत्तेफाक किया है। बड़े मियाँ ने इत्तेफाक किया? हाँ, अगर ये हुकूमत जिनवन होती, या आज की जो हुकूमत है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया की, ये जिनवन होती, असली होती, नकली ना होती, ये शादी बिल रजा होती, बिलजबर ना होती, तो आज मियाँ साहब वज़ीर आज़म होते। ये तो बहुत अहम उन्होंने। तीसरी बात आपने की पीटीआई के साथ, देखिए पीटीआई वाले हमारे पास आए, मौलाना साहब के पास, मौलाना साहब के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, लेकिन हमारे और इनके दरमियान 13 साल एक लड़ाई गुजरी है। कुछ चीज़ें हैं जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन सियासत में ये हो सकता है, उन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़ाला हो सकता है, अच्छा कोई टी और हो सकता है, लिहाजा हम आगे चल सकते हैं, क्योंकि हमारा बुनियादी काज और मौक़िफ़ है आइन की बालादस्ती और हुक्मरानी, पार्लियामेंट आइनी नहीं है। ये जेन्युइन कितनी है हुकूमत खोड़ो साहब की और ताहिरा साहिबा की पार्टी की? चौथी बात जो आपने की खान की बानी पीटीआई की रिहाई की, अगर अदालत उनको रिहाई देता है, बिस्मिल्लाह करें। रऊफ हसन साहब ने कहा है कि मुलाकात भी होगी उनकी रिहाई के बाद मौलाना साहब की और खान साहब की। बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें, रिहाई दें अगर अदालत उनको दे रहा है। और मैं आपको आज कहता हूँ कि इमरान को रिहाई मिलेगी। अरे तो ताहिरा साहिबा, बहुत बड़ा इंकिशाफ है और बहुत बड़ी खबर है कि खान साहब को रिहाई भी मिलेगी, सब कुछ होगा। लेकिन अगर जेन्युइन होता है ये वाला ये आपका मैंडेट, तो मियाँ साहब होते वज़ीर आज़म मुल्क के, बड़े मियाँ साहब, वो इस हद तक कह रहे हैं हाफिज साहब के वो इत्तेफाक कर रहे हैं मौलाना साहब की तमाम बातों से, इसीलिए तो वो खामोश है। देखिए उनकी खामोशी का भी अगर आप कोई हमें खामोशी की कोई जुबान दे दें उनको। नहीं, मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये अपना फैसला था ज़ाती, कि मैंने वज़ीर आज़म नहीं बनना, उन्होंने ही शहबाज शरीफ साहब का नाम दिया था और उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, अब शहबाज शरीफ साहब को बनेंगे, और वो उनको मैंने बता दिए। तो ये उनका अपना एक ज़ाती फैसला था जिसको मैं तो कुछ नहीं जिस पर कह सकती। और दूसरी बात ये है जो आपने फरमाई कि इमरान खान जो है वो रिहा होगा, जैसे मौलाना साहब ने कहा है बड़े दबंग अंदाज में, तो मैं इन्हें तो हो सकता है कोई ऐसा इल्हाम भी होता हो, नेक आदमी है, तो मुझे तो ऐसे इल्हामात होते नहीं हैं। अच्छा, अभी मैं ये रहा है कि ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा ये कह रहे हैं कि 9 मई और ये जो तमाम गद्दारी के जुमरे में आने वाले लोग हैं उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आपकी पार्टी की तरफ से तो आर्टिकल 6 का मुतालबा होगा। मैं एक अर्ज कर दूं ना, मेरी बात पूरी नहीं हुई अभी। हाँ, मैं आती हूँ। तो मैंने ये कहा कि देखें, ये अगर अदालतें इमरान खान साहब को बरी करती हैं, देखिए अदालतों ने नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया, अदालतों ने उन्हें पनामा में अरेस्ट किया और अकामा में नाअहल किया, पार्टी की सदारत से नाअहल किया। राना सनाउल्लाह ने हेरोइन के केस में गलत सज़ा भुगती, शहबाज शरीफ जेल में गए, मरीम नवाज साहिबा गईं, हमजा शहबाज गए, सनीफ अब्बासी साहब गए,
ख्वाजा आसिफ साहब गए, साद रफीक साहब गए, जावेद लतीफ़ साहब, बेशुमार तवील लिस्ट रह गई। लेकिन किसी ने भी जाने से पहले ये नहीं कहा या जेल से ये मैसेज नहीं दिया कि मुझे अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो आपने ये जगह पे अटैक्स करने हैं, यहाँ हंगामे करने हैं, यहाँ तोड़ फोड़ करनी है और ये आपका एजेंडा है। और ना किसी एमएनए ने ये मैसेज दिया। आप उस वक्त की फुटेज निकाल के मीडिया की देखें, मुराद सईद से लेके यास्मीन राशिद से लेके इतनी भी क़यादत पीटीआई की है, उनमें उमर अयूब साहब हैं, सारे हैं, असद उमर साहब थे, सब ने उन्हें कहा कि जहाँ जहाँ आपको हदायत दी गई हैं आप वहाँ पहुँचें और काम शुरू करें। लेकिन वो वही वाली बात है, हाफिज साहब जो कह रहे थे कि उसमें तफरीक नहीं होनी चाहिए ना, कि अगर किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो उसे छोड़ दिया, पार्टी छोड़ दी तो उसे छोड़ दिया। वो छोड़ने वाले ना हम हैं, ना पकड़ने वाले हम हैं। अच्छा, ये काम है अदालतों का। लेकिन जो खामोशी है मियां साहब की, उसके ऊपर जैसे आपने कहा कि उन्होंने खुद शहबाज साहब को कहा कि आप बन जाएं ये जाती फैसला था। बिल्कुल, उन्होंने कहा मीटिंग में कि मैंने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर आपके आने वाले होंगे और शहबाज शरीफ वो धांधली के इल्जामात से मुत्तफिक हैं मौलाना साहब की, जैसे भी हाफिज साहब क्लेम कर रहे हैं। मेरी तो उनसे इस बारे में कभी बात नहीं हुई। मेरी उनसे मुलाकात तो हुई है, लेकिन इस बारे में बात नहीं हुई, इसलिए मुझे उनका मौक़िफ़ मालूम नहीं है कि उनका मौक़िफ़ क्या है। बाकी ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ये कहा असेंबली के फ्लोर पे कि उन तमाम लोगों पे जिन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की आर्टिकल 6 लगना चाहिए, तो इसमें क्या गलत बात कही? अच्छा, आर्टिकल 6 वाली बात भी आप कहती हैं गलत नहीं है? नहीं, देखिए ना, अगर कानून के खिलाफ कोई भी खिलाफ वर्जी कर रहा है आइन की, तो फिर उसके खिलाफ जो सजा है वो मिलनी चाहिए। आर्टिकल 6 की तायद भी कर दी है खोड़ो साहब, अभी ताहिरा साहिबा ने। एक बात कर, और एक बात कर, अब मैंने खोड़ो साहब के अब मुख्तसर हाफिज साहब, अगर आर्टिकल 6 लगाना है, मैं आ रही हूँ खोड़ो साहब जी, एक सेकंड बस, एक सेकंड दीजिएगा। अगर आर्टिकल 6 लगाना है, आप मेरी बात सुनना चाहते हैं तो सुने, मुझे भी आपने बोला है कि मैं आपके सर, मैंने आपसे खोड़ो साहब एक बात अर्ज करनी है सरकार के साथ। अब सुन तो ले, जब तो अगर आर्टिकल है ना, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो पहले ख्वाजा साहब हिम्मत करे, आगे बढ़े, कदम बढ़ाए, कौम आपके साथ है, जनरल फैज और जनरल बाजवा के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाए। जी खोड़ो साहब। जनाब आली, अब बोले। मैं समझता हूँ कि 9 मई, मैं समझ रहा हूँ कि 9 मई अगर आपकी ज़बान से भी ये निकला था कि उनको ये किया किसने और करवाया किसने, 9 मई सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने करवाया। उन्होंने खुद वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जाओ और आज़ादी के लिए। अगर इमरान खान के पीछे कोई साजिश करने वाले थे तो फिर इमरान से एतराफ़ करवाओ, इमरान एतराफ़ करे कि कोई उसके पीछे था या नहीं था। बहुत मायने खेज बयान है सर। जो सामने बोलता है, जो सामने बोलता है उसको आप कुछ नहीं कह रहे हो। आप लगे हुए कि जी उसको क्यों छोड़ा, उसको क्यों छोड़ा, उसको क्यों छोड़ा। वो जो बोल रहा है कि निकलो, तुम उसको कुछ नहीं कह रहे हो, उसके लिए हमदर्दी पैदा हो रही है। और जिसने और दूसरों की बातें कर रहे हैं हम। मैं कह रहा हूं इमरान खान ने ये चीज करके, इन चीजों पर अटैक करके अफवाज पाकिस्तान को इश्तियाल में लाने की कोशिश की थी कि वो इश्तियाल में आ जाएं और जमहूरियत को खत्म कर दें। इश्तियाल में लाने की कोशिश थी इमरान खान की। अच्छा, बड़ी अहम बात है, आपने दरअसल सर खोड़ो साहब जवाब दिया है हाफिज हमदुल्ला साहब की बात का कि वो कह रहे थे कि और भी साजिशी इसमें शामिल थे। तो आप कह रहे हैं जो पीछे थे उनकी बात आप कर रहे हैं, जो खुल के कह रहे हैं उनकी मैं बात नहीं कह रहा हूँ। एसपीआर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आर्टिकल 6 का मुतालबा कर दिया वजीर दिफा ने कि आर्टिकल 6 के तहत जो है कार्रवाई की जाए उन तमाम साजिशी लोगों के खिलाफ। एक तो सुने ओ बाबा, ओ खुदा का वास्ते, अगर मैं इनकी बात मान लूं कि पीछे से कोई लोग थे, देखें ये अल्लाह अकबर, मुझे मेरी बात सुन ले। जी खोड़ो साहब, आप अगर आपकी बात को मान लिया जाए, अगर आपकी बात को मान लिया जाए कि पीछे भी कोई लोग थे और जिनकी बात पर आके और तरगीब दी कि जी यहां निकलो, फिर तो ये मुल्क के साथ गद्दारी है ना।
फिर तो मुल्क के साथ गद्दारी है। जमहूरियत चली जाए तो चली जाए, मैं अगर नहीं हूं तो मुल्क नहीं है। उनके बंदों ने खुद कहा, कहा खान है तो है, नहीं तो मुल्क नहीं है। ये किसने कहा? हमने थोड़ी कहा था, पीटीआई के किसी बंदे ने कहा था, एक औरत ने कहा था। हाँ, शानदाना साहिबा का बयान है। शोएब तो फिर तो गद्दारी है ये, फिर तो ये गद्दारी है, फिर तो मुल्क से ये गद्दारी है। अगर किसी के कहने पे आपने ये किया। पीपल्स पार्टी पीएमएलएन मुत्तफिक हैं कि गद्दारी है। अभी आर्टिकल 6 की बात वजीर दिफा पार्लियामेंट में कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब। देखें, ख्वाजा आसिफ एक कठपुतली है। ख्वाजा आसिफ फॉर्म 47 की पैदावार है। रेहाना डार के साथ जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत करके और वो जीती हुई सीट उससे छीन के आया बैठा है। खुद 2018 में खुद मानता है कि जी कहा गया, जब मैं इलेक्शन हार रहा था तो मैंने भाजपा को फोन किया कि मुझे इलेक्शन जिता दो, वो इलेक्शन जिता दिया उसने। वो इसमें ना जुर्रत है, ना कैपेसिटी है, ना इन्होंने बात करनी है। जो खुद जनरल ज़ियाउल हक की गोद में बैठ के आकर के ये सियासत कर रहे हैं, इनमें क्या कैपेसिटी है कि ये आर्टिकल 6 लगाएंगे? वो भाई परवेज मुशर्रफ का तो आप कर नहीं सके, और परवेज मुशर्रफ को मुल्क से बाहर किसने जाने दिया था? इन्होंने जाने दिया था ना। बात यह है कि जो कुछ 9 मई को हुआ, जो ड्रामा रचाया गया, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जिसके जिम्मेदार ये पीडीएम थी, ये मुस्लिम लीग नून, राना सनाउल्लाह था, या ये लंदन प्लान का एग्रीमेंट था। मसला सिर्फ ये था कि पीटीआई को डिसमेंटल करना था, उसको किंग्स पार्टी में शामिल कराना था, क्योंकि वैसे ये जीत नहीं सकते थे, और उसके लिए इसको मकसद को इस्तेमाल किया गया। हम पहले दिन से क्या कह रहे हैं, दिलचस्प ये बात वैसे चल रही है, लेकिन मुझे खत्म करने का भी क्या है। पीडीएम के ऊपर बड़ा संगीन इल्जाम है। एक जुमला है आपके पास ताहिरा साहिबा इसके डिफेंस में, वो कहते हैं पीडीएम की साजिश थी 9 मई असल में। तो बास्तगफार, मैं ये कहती हूँ कि पीडीएम का कोई एक भी कायद या लीडर मीडिया में उसकी एक लाइन सुनवा दे, उन्होंने किसी को हदायत जारी की हो कि आप वहाँ जाएं, जलाव करें, घेराव करें, तोड़ फोड़ करें, या जो शहादत जिन फौजियों ने पाई है उनके मुजस्मे तोड़े, ठुड्डे मारे और जिना हाउस पे अटैक करें। जवाब भी ठीक है, ताहिरा साहिबा ने लाइन दिखा दे किसी पीडीएम के लीडर, ठीक है, किसी पार्टी की। जवाब मुनासिब ही है कि वो कह रही हैं कि हमें बता दें कि कोई स्टेटमेंट तो होगी फिर ना। आई थैंक द लेडी एंड ऑल द जेंटलमैन। आपके देखने का नाजरीन शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।